नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। कोविड-19 ये वो शब्द है, वो महामारी है जिसने एक छोटे से आम परिवार से लेकर बड़ी बड़ी सरकारों तक की जड़ें हिला डाली। आज उसी कोविड-19 के बारे में चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर बने हुए हैं, जिसमें मेरे साथ बने हुए हैं डॉक्टर कोठारी, कपिल बजाज जी, संदीप भारती जी और विकास जी। तो इन सभी से चर्चा हम करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार कोविड-19 को लेकर के इनका क्या कहना है, क्या मानना है। और इसकी शुरुआत मैं करूंगी डॉक्टर कोठारी से, जिनका कहना है कि कोविड-19 महामारी वाकई में है ही नहीं बल्कि ये एक षड्यंत्र है। डॉक्टर कोठारी, सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, आप ये इल्जाम किस तरीके से लगा सकते हैं कि ये महामारी असल में है ही नहीं? कोरोना ये एक सिंपल फ्लू है, ये महामारी नहीं है जी। आज के 20 वर्ष पहले जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, उस बुक्स में भी कोरोना लिखा हुआ है। इट मीन्स द कोरोना इज ए वेरी ओल्ड डिजीज, नॉर्मल ओल्ड डिजीज। ठीक है। तो जिस कोविड-19 की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये कोरोना कुछ नया आ गया, 19 हो गया। उस 19 कोरोना के अगर ये कहते हैं कि नया आया है, तो उसके डायग्नोस्टिक किट, बीमारी को डायग्नोस्टिक करने के जो किट होते हैं, वो 17 में और 18 में नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास ये सबूत है, आप अपने व्यूवर्स को दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से इसके डायग्नोस्टिक किट 2017 में 18 में ही सरकार ने परचेज कर ली है। यानी कि बीमारी आने से पहले ही उसको चेक करने का तरीका ढूंढ किट आ गया, मार्केट में किट आ गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किट को आयात भी किया। ठीक है। 17 में और 18 में। जी। अब ये देखिए, कोविड-19 टेस्ट किट्स एक्सपोर्ट बाय कंट्री इन 2018। किस किस कंट्री ने एक्सपोर्ट किया और किस किस कंट्री ने इंपोर्ट किया, वो लिस्ट हमारे पास है जी। ये 18 की लिस्ट है। हाँ। 18 में कोविड-19 टेस्ट किट इंपोर्ट बाय कंट्री इन 2018। जी बिल्कुल। और ये हमारे पास है 2017 की लिस्ट है। हाँ। ये 2017 में। जी। तो आप सोचिए कि अगर एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाई बीमारी 19 में आई है, हाँ, चाइना में, वो भी दिसंबर, यानी कि इसका मतलब कि 20 मोटा मोटा जो बीमारी 20 में आई है, उसके डायग्नोस्टिक किट 18 में 17 में कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से ही वो पता है कि हमें कुछ नया लेके आना है, तो उसके वो एक तथाकथित किट बना के तैयार रखा हुआ है। ये किट भी जो है, इसका जो आपको जो रिजल्ट आएगा, इस किट को आप कहीं भी टेस्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप ह्यूमन टेस्टिंग की बात करेंगे, 2% से 40% पॉजिटिव आएगा ही आएगा। ठीक है। आपको कोरोना है नहीं उससे मतलब नहीं है। आपने 100 लोगों को टेस्ट किया तो कहीं पर 2 पॉजिटिव आएंगे, कहीं और 100 को टेस्ट किया तो 4 पॉजिटिव आएंगे, कहीं और 100 पॉजिटिव, तो ऐसा करते करते 40 तक पॉजिटिव आएगा। आप इस टेस्ट को तंजानिया में टेस्ट किया था। तंजानिया के जो राष्ट्रपति है मागुफुली, उन्होंने टेस्ट किया था पपीते के ऊपर। ठीक है। तो पपीता का सैंपल पॉजिटिव आ गया। पपीते का सैंपल पॉजिटिव? पपीते का सैंपल पॉजिटिव आ गया। फिर टेस्ट किया अनानास का सैंपल, वो भी पॉजिटिव आया। उन्होंने क्या किया कि रैंडम, उनको शक हुआ WHO के ऊपर, उन्होंने कुछ रैंडम सैंपल लिए पपीते के, अनानास के, चिड़िया के, वो पॉजिटिव आया। तो उन सैंपल्स में ह्यूमन नाम लिख दिए ताकि किसी को पता नहीं चले। लेबोरेटरी में भेजा टेस्ट करने के लिए, नाम लिखा सरिता, एज 37 ईयर्स, फीमेल। उस सैंपल था किसी पपीते का, किसी चिड़िया का। ऐसे 4-5 सैंपल पॉजिटिव आ गए। जैसे पॉजिटिव आए, उन्होंने तुरंत WHO को देश से बाहर निकाल दिया और सब टेस्ट किट बंद करवा दिया। आज तंजानिया में मास्क पहनने पे फाइन है। अगर मास्क पहनेंगे तो फाइन है, क्योंकि उन्होंने पता लगा लिया कि ये फर्जी बीमारी है। तो इसलिए कई हमने साबित करके दिखाया आपको, कई तरह के सबूत है जो ये साबित करते हैं ये सिंपल फ्लू है, ये महामारी नहीं है जी। और हमारे देश में बल्कि उल्टा हो रहा है, मास्क ना लगाएं तो 2000 रुपए तक के भी चालान कट रहे हैं। संदीप जी, अगला सवाल आपसे, क्या आप सर की इस बात से वाकिफ हैं या इनकी बात से आप एग्री करते हैं? देखिए, मेरे को आश्चर्य हो रहा है, सर ने जो बातें बताई हमारे भी सुनने में आती थी इस तरह की बातें जी। तो मैं तो अपने सवाल लेके सर के पास आया हूँ और मेरे को यहाँ सुन के बड़ी हैरानी हो रही है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस बीमारी ने बैठा दी है। हमारे देश में बेरोजगारी को कई गुना बढ़ा दिया है। और अगर दोबारा से जैसे कि बातें चल रही हैं, लॉकडाउन लगाया जाएगा, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा जो वर्ग है वो बर्बादी की ओर चला जाएगा। तो मैं तो अपने सवाल लेके डॉक्टर साहब के पास आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ डॉक्टर साहब हमारे सवालों का, हमारे संशयों का जो है ना समाधान करेंगे। जी बिल्कुल, सवाल जायज़ हैं। मेरे भी जहन में बहुत सारे सवाल उठे हैं। सबसे पहला सवाल भारती जी सुनना चाहूंगी कि क्या जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब? सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि इतने बड़े स्तर पे ऐसा कैसे षड्यंत्र हो सकता है
कि जो दुनिया की चुनिंदा कंपनियां पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कब्जा करके उनको बर्बाद करने तक पे ले जाएं। हमारे देश की देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी सरकार है। अगर ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का सोचने की बजाय चुनिंदा 8 या 10 पूंजीपतियों का सोचती है तो फिर हमारे देश का कौन रखवाला है? तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूं कि ये कौन सी ताकतें हैं और ये इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? मेरे को इस बात पे समझ। बिल्कुल सवाल जायज है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इसके जवाब? देखिए, इसमें जो बड़े बड़े नाम, मैं 4-5 नाम बता रहा हूँ। रॉकफेलर है, डॉक्टर फासी है, उसके बाद में बिल गेट्स है, रोथशाइल्ड है। रॉकफेलर के बारे में हमारे देश को बहुत कम जानकारी है। रॉकफेलर के बारे में अमेरिका में कहा जाता है कि इट इज़ ए पैरेलल गवर्नमेंट। एक ज़माना था जब ये कहा जाता था कि अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बनेगा ये रॉकफेलर डिसाइड करता है। या आप अमेरिका का इतिहास पढ़ के देखिए। तो उसके बाद रॉकफेलर कंपनी को जब ये बात बहुत फैल गई, आम पब्लिक में हो गई, आम पब्लिक ने विरोध किया, तो सरकार को एक्शन लेना पड़ा। और रॉकफेलर कंपनी को सरकार ने 23 कंपनी में विभाजित किया उसको, एक कंपनी को 23 कंपनियों के हाँ, एक कंपनी बोला कि आपकी इतनी बड़ी कंपनी हो गई कि ये सरकार से ऊपर बैठ चुकी है, तो उसको 23 पार्ट में डिवाइड किया। उसके बावजूद रॉकफेलर का हर बिजनेस में हाथ है उसका। सर, अमेरिका की कोई कंपनी बाकी पूरी दुनिया के देशों की सरकारों कैसे हिला सकती है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो ये जो मैं आपको बताऊँ, ये कितने बड़े लोग हैं, मतलब कहने का मतलब है ना। रोथशाइल्ड है, रोथशाइल्ड के पास दुनिया का जितना सोना है उसका 25% सोना एक परिवार के पास है, रोथशाइल्ड परिवार। ये इतने बिग लोग हैं कि इनके पास इतने सोर्सेस हैं कि ये एक सरकार को हिला देते हैं। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, ये सब लोग ये पीछे से गणित बिठाते हैं, उसके हिसाब से अपने अपने बंदे बिठाते हैं। तो भारत में प्रधानमंत्री चाहे वो मनमोहन सिंह जी बने चाहे मोदी जी बने, इनके पीछे जो इनका जो बिग एलाइट्स होते हैं, उनके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इनको फॉलो करने होते हैं। अगर नहीं करते हैं तो कुछ दिनों में इनको हटा दिया जाता है जी। ये बातें होती है। तो इसलिए ये इतने बड़े लोग हो चुके हैं कि इनके इशारों पे अमेरिका का राष्ट्रपति तक नाचता है। अभी जो आपका जो राष्ट्रपति चुन के आ रहा है अमेरिका में, जो बाइडन, ये जो बाइडन उनके ग्रुप का आदमी है, उसको जितवाया गया है। जो बाइडन ने पहले ही बोल दिया है कि हर आदमी को मास्क लगाना है। जैसे मैं राष्ट्रपति बनूंगा हर आदमी को मास्क लगाना, जैसे वो राष्ट्रपति बनेगा पूरा अमेरिका बंद हो जाएगा। जहां तक आप ये जो अभी एग्जिस्टिंग जो राष्ट्रपति है ट्रंप ने कई बार देखा होगा मास्क हटा दिया था, मास्क हटा के फेंक दिया उसने कि मास्क की आवश्यकता नहीं है। तो एक तरफ राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मास्क की आवश्यकता नहीं है, एक तरफ जो अगला चुन के आके वो कह रहा है कि हर आदमी को मास्क पहनना आवश्यक है, क्योंकि वो उन कंपनियों का ही नुमिंदा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बड़े बड़े लोगों को ये लोग लेके आते हैं। कहने के लिए डेमोक्रेसी हमारे पास है, लेकिन मीडिया के माध्यम से सब माहौल बनाया जाता है किसी एक आदमी को, और उस आदमी को ये जिता के लेके आते हैं और फिर अपने सारे एक्शंस उनसे लेते हैं, काम लेते हैं। सर, एक देश में अगर ये बात हो तो मानने लायक भी है, लेकिन पूरी दुनिया के देशों में कैसा ये संभव है? अच्छा, एक सवाल आप सोचिए जरा, चीन के वुहान में लॉकडाउन हुआ, एक शहर में, इतना बड़ा चीन है, एक शहर में लॉकडाउन हुआ, बाकी चीन में वायरस नहीं पहुंचा। हिंदुस्तान के हर शहर में पहुंच गया, हर कस्बे में पहुंच गया, हर गांव में पहुंच गया, हर गली में पहुंच गया, है ना। पूरा देश बंद हुआ। चीन में सिर्फ वुहान बंद हुआ और कोई भी जगह बंद नहीं हुई। क्यों भाई? वायरस तो वायरस है, वो तो अगर फैल रहा है तो सब कुछ तो जाना चाहिए ना। तो ये उनको चीन वालों को पता चल गया कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसमें WHO और ये सब चीजें शामिल है। जैसे उनको मालूम चला तो उन्होंने अपने कंट्री को बचा लिया, सेफ कर लिया, सुरक्षित कर लिया। दूसरी तरफ हमारे यहाँ सरकारें ही इस षड्यंत्र में शामिल है जी। तो इस प्रकार से वो देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। कपिल जी, एक पत्रकार आप रहे हैं, आपका इस बारे में क्या मानना है? आपकी राय किस ओर है? कि 2006 में भारतीय गणतंत्र पे बिल गेट्स का कब्जा करवाया गया। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम की एक संस्था बनाई गई और उसको भारत सरकार में घुसाया गया। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जो मेन प्रमोटर था वो बिल गेट्स ही था, गेट्स फाउंडेशन। इसमें रॉकफेलर फाउंडेशन थी, इसमें वेलकम ट्रस्ट था, इसमें सबसे जो बिग फार्मा की जो बड़ी से बड़ी कंपनियां, ड्रग्स कंपनियां, वो इसके अंदर इनकी फंडिंग है PHFI में। इसको इन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे भारत सरकार में घुसाया और ये आज तक बैठी हुई है। 14 साल में इन्होंने एक भारत में एक मेडिकल मार्शल लॉ की एक पूरी ज़मीन तैयार की। इन्होंने जो पब्लिक हेल्थ का पूरा तंत्र है उस पर कब्जा किया और ये हेल्थ मिनिस्ट्री के भी ऊपर है। अगर आप हेल्थ मिनिस्ट्री में एक सवाल पूछ लें PHFI के बारे में या एक RTI डाल दें तो हेल्थ मिनिस्ट्री का कोई ऑफिशियल उसका जवाब नहीं देगा, वो सीधा PHFI के पास जाएगी। यानी हेल्थ मिनिस्ट्री के ऊपर बैठी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी ऊपर ये PHFI जो बिल गेट्स की एक क्रिमिनल क्लब है वो बैठा हुआ है।
और इन्होंने 4 कम से कम स्टेट्स में, 4 राज्यों में इन्होंने अपने पब्लिक हेल्थ स्कूल बनाए उस समय, शुरू में 2006 और 8 के बीच में, जिसमें गुजरात था, जिसमें आंध्र प्रदेश था, जिसमें उड़ीसा था और जिसमें दिल्ली था। तो इस प्रकार से इन्होंने पूरे भारत में अपना जाल फैलाया बिल गेट्स ने। यही बिल गेट्स है जो WHO का भी सबसे मेन फंडर है, सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंटल फंडर जो है वो गेट्स फाउंडेशन है WHO की। WHO का जो डायरेक्टर जनरल है उसकी नियुक्ति भी इसने की है, बिल गेट्स ने। तो इस प्रकार का इन्फ्लुएंस है बिल गेट्स का, ना केवल जो पूरा विश्व की जो आपका पूरा तंत्र है पब्लिक हेल्थ का उस पर, बल्कि देशों में जैसे कि भारत में, तो पूरे भारतीय गणतंत्र पे इन्होंने कब्जा किया है। और इन्होंने एक विभाग ने बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर इनके जो इन्होंने कब्जा किया है, हेल्थ मिनिस्ट्री, साइंस मिनिस्ट्री, ये सब इन्वॉल्व थी PHFI को स्थापित करने में। तो PHFI पे मैंने लिखा है, इस पे काफ़ी कुछ मैं 2011 से उस पर आर्टिकल लिखते आया हूँ, और किस प्रकार का इन्फ्लुएंस है इसमें। और ये भी मैं बता दूं कि WHO ने जो 2009 में इन्होंने जो स्वाइन फ्लू का किया था वो पूरी तरह से एक पैंडेमिक था, वो एक फेक पैंडेमिक था, एक फर्जी पैंडेमिक था, और वे पकड़े गए थे, रंगे हाथ पकड़े गए थे। एक यूरोपियन काउंसिल की एक इंक्वायरी बैठी थी जिन्होंने पाया था कि WHO ने वो एक ढोंग रचाया था, और यही ढोंग ये अब 2020 में रचा रहे हैं कोरोना के नाम पे। तो ये जी कपिल जी, जितनी बातें आपने कही हैं सुनने में थोड़ी अलग हैं और विश्वास करने में थोड़ी सी और ज़्यादा मुश्किल। विकास जी क्या मानते हैं? देखिए, बीमारी के बारे में तो डॉक्टर साहब ज़्यादा बता सकते हैं, ज़्यादा हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर जब एक नागरिक के तौर पर हम देखते हैं देश के हालात, जो पिछले जो लॉकडाउन लग गया, बीमारी आई, लोगों को डराया गया, बहकाया गया। शुरू में आपने देखा होगा कि गांव के गांव बंद कर दिए गए थे, लाठियां लेकर खड़े कर दिए गए थे, शहरों के अंदर भी आना जाना बंद कर दिया था। उसके बाद में बीच में ऐसा दौर आया, सब कुछ खुला था। जैसे आपको 10 दिन पहले ही आप देखोगे जी बिल्कुल, तो बिहार चुनाव हो रहा था, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, नेताएं जा रहे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन उसी चुनाव खत्म होने के जस्ट आज 10 दिन के बाद देखोगे, आज आप शहर में रहते हैं तो एकदम से चालान कटना शुरू हो गए, एकदम से कोरोना पॉजिटिव आने शुरू हो गए, क्योंकि सरकार का शक यहाँ से होता है कि एक षड्यंत्र है। जो डॉक्टर साहब की जो बातें हैं ना, वो प्रूफ इस बात से होती हैं कि एक षड्यंत्र इसलिए लग रहा है कि 10 दिन पहले तक तो आप रैलियां कर रहे हैं, उसके बाद आप जो है टेस्टों की संख्या बढ़ा देते हैं और टेस्ट आने लगते हैं एकदम से, और एकदम से लगातार लोगों की मरने की संख्या भी बढ़ा दी जाती है। जैसे हरियाणा में कर लो बात, आप शहर में आप देखोगे ना, आप जाके न खड़े नहीं हो सकते, आपके 2-2 हज़ार के चालान काट रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार दो रूप है सरकार के इस बीमारी के मामले में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कोरोना की जो बीमारी है, षड्यंत्र मुझे इसलिए भी लग रहा है, जब किसान के जो एक 3 काले अध्यादेश आई, जिसके विषय में आंदोलन भी चल रहे हैं, जब किसान कोई आंदोलन कर रहा है, इकट्ठा होना चाह रहा है, जैसे पीपली के अंदर था, सिरसा के अंदर था, तो ये कोरोना एक्ट लगा देते हैं। और जब चुनाव आ जाते हैं, जब उनको रैलियां करनी होती हैं, लोगों से वोट मांगने होते हैं, तो कोरोना एक्ट हटा देते हैं, कोरोना बीमारी बिल्कुल इसका जिक्र भी बंद कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमने इसलिए ये लगा है कि अब जैसे 26 तारीख को किसानों का दिल्ली कूच है, उससे पहले फिर इन्होंने दिल्ली के अंदर भी ड्रामा करवा दिया कि आप जो है लॉकडाउन लगने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये मर्जी से चल रहा है और लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैं गाँव में रहूँ और मेरे गांव की आबादी 5 से 6 हज़ार है, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, सारे ठीक हैं। लेकिन आज तक मैंने मेरा गांव में एक भी केस नहीं मिला, और आसपास के गांव में भी कोई केस नहीं मिला शुरुआती दौर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भय का भूत है। जैसे भय से भूत पैदा होता है, जैसे बीमारियां सारी जो है मानसिक रोग हुए हैं, और सरकार का ये दायित्व बना था लोगों को मोटिवेट करें। ऐसा कोई फिल्म अगर आ भी गया था तो मोटिवेट करें कि डरना नहीं है, आपने अच्छा खाना खा के बीमारी का साथ लड़ना है। लेकिन वापस कराया क्या कि प्रधानमंत्री बयान दे रहा है कि आप घरों में घुस जाओ, घरों से बाहर मत लगड़ो, और दोबारा से फिर इस देश का सत्यानाश कर दिया। और ऐसा होया है, ऐसा है नहीं कि आप ये सवाल जो पूछ रहे थे कि आप कैसे हो सके है इस दुनिया में सारा सौदा एक जैसे कैसे कंट्रोल में कर सके है। हम तो छोटे छोटे पर्दे आधे पूंजीपति राज करते हैं, और 2 ही वर्ग आए हैं, पूंजीपति होते हैं, शोषक और शोषण किसी का कराया, गरीब का कराया जाओ है। तो कुल मिलाकर के आपका कहना ये है कि षड्यंत्र ये है? मुझे लग रहा है। आपको लग रहा है? संदीप जी आपको क्या लगता है, षड्यंत्र या लापरवाही? देखिए, मैं एक तरफ जो सामने दिख रहा है ना, उसमें षड्यंत्र नजर आता है। इसलिए नजर आता है कि
इस तरह की बड़ी बीमारी और सरकार का ऐसे असहाय दिखाना अपने आप को और सरकार का बयान बदलना बार बार, ये समझ में नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ मैं भारत लोकतंत्र की ओर देखता हूँ, अपनी एक कैपेसिटी में देखता हूँ कि हम देश की सरकारों को चुनते हैं, जी तो फिर मेरे को ये लगता है यार देश की सरकारें कहीं इतनी कमज़ोर है भी एक बीमारी का बहाना लेके, क्या ये रॉकफेलर है या गेट्स है या WHO है, हमारे देश को गुलाम बना लिया। तो मेरे को एक मतलब है ना, एक डर किस्म का महसूस होता है। इसका मतलब तो हम ऑलरेडी गुलाम बैठे हैं। बिल्कुल जब एक बिल गेट्स जैसा अमेरिका में बैठा पूंजीपति, वहाँ की एक रॉकफेलर संस्था हमारे देश को मतलब एक गुलामी की ओर लेके जा सकती है, तो अंग्रेजों को दोबारा आने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही सवाल है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? साल से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो केसेस दिखाए जा रहे हैं, ये जो डेथ दिखाई जा रही है, ये क्या मामला है? एकदम से सर्ज कैसे कर रहा है? मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जी सर। एक आपने बोला कि दोबारा आने की कहाँ जरूरत है ना? तो जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के गए तो कोई भी शासक एक बार अगर आपके ऊपर शासक किया है तो उसकी इच्छा होती है कि दोबारा वापस शासक करे ना। बिल्कुल ऐसा थोड़ी कि वो छोड़ के चले गए, उनको तो हमने जबरदस्ती भगाया। 7 लाख शहीदों ने हमारी कुर्बानी दी है, तब जाकर के देश आज़ाद हुआ है। जी तो फिर टेलीफोन आया, टेलीफोन के बाद टीवी आया, टीवी के बाद इंटरनेट आया, तो उनका इनडायरेक्टली धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ता गया। बिल्कुल अब उनको हिंदुस्तान आने की जरूरत नहीं है। जी हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए या पाकिस्तान को बनाने के लिए या श्रीलंका को बनाने के लिए उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब वो वहीं बैठे बैठे अपना काम कर सकते हैं और वो कर रहे हैं, और हम काफी हद तक गुलाम बन चुके हैं। किस बिहाव पर आप ये कह सकते हैं सर? लेकिन उससे पहले जवाब जिस तरीके से भारती जी ने पूछा है, मौतों का जो आंकड़ा लगातार कोविड की वजह से बढ़ रहा है। पे आ जी रहा हूं, है ना? तो अब जैसे मान लीजिए कि हम प्रतिदिन 1 लाख टेस्ट करते हैं पूरे देश में, और उसके हिसाब से कुछ केस निकलते हैं। अब मैं मान लीजिए कि मैं कहता हूं जी हमने अब प्रतिदिन 2 लाख टेस्ट करेंगे, जी तो क्या होगा? केस बढ़ेंगे। बिल्कुल और मुझे केस कम करना है तो वो 1 लाख का जो केस हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, मैं 50,000 कर दूंगा। बिल्कुल 50,000 कर दूंगा तो टेस्ट केस कम निकलेंगे। अब मुझे केस बढ़ाने हैं तो मैं टेस्ट बढ़ा दूंगा। जी अभी की बात है, परसों की बात है, अरविंद केजरीवाल जी देश के गृह मंत्री से मिले, तो गृह मंत्री ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, और अभी जो 60,000 केस पर डे हो रहे हैं उसको अब हम 1 लाख टेस्ट पर डे करेंगे। ठीक अच्छा, है। ये मदद हुई जी है? ये तो केस बढ़ाने का तरीका है ना। बिल्कुल, अब देखिए, मतलब आपको बहुत सिंपल तरीका है, आपको केस बढ़ाने हैं आप टेस्ट बढ़ा दीजिए, आपको केस कम करने हैं आप टेस्ट कम कर दीजिए। नंबर 1 तो आपको टेस्ट बढ़ा करके केस बढ़ता है। एक बिल्कुल नंबर 2 केस कैसे बढ़ाए? एक CDC है, अमेरिका की जो टॉप लेवल की एजेंसी है, सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल, ठीक है। डिजीज कंट्रोल करने की एजेंसी है। उसने शुरुआत में कैसे केस बढ़ाए? मान लीजिए 10 दिन में एक आदमी का 3 बार टेस्ट हुआ और 3 बार पॉजिटिव आया, मान लीजिए, ठीक है। तो उन्होंने 3 पेशेंट काउंट किया उसको। ठीक है। एक पेशेंट एक ही हुआ, लेकिन गिनती में आया 3 कोरोना पेशेंट। ठीक है। एक आदमी को 2 बार टेस्ट एक हुआ, ही व्यक्ति को 3 बार गिन लिया 3 बार गिन लिया। ऐसा कई बार हुआ, जी हर पेशेंट को 2 बार हुआ, 3 बार हुआ तो पॉजिटिव, तो आपने संख्या बढ़ा दी। एक तो आप टेस्ट बढ़ा के बढ़ा रहे हैं, और एक ही पेशेंट को 6 महीने में अगर वो 5 बार पॉजिटिव आया तो वो 5 पेशेंट गिने जा रहा है। लेकिन सर ये तो पॉजिटिव्स की संख्या बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा अब कैसे उस पे बढ़ आ रहा रहा हूं है? मैं, जी है ना? अब जैसे साधारण मान लीजिए एक आदमी TB से मरा, हाँ और TB से मरने से पहले उसका टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आया, बिल्कुल। तो उसकी डेथ कोरोना में चली गई। अब कोई अस्थमा से मरा, तो TB का उसके पहले कोरोना टेस्ट किया, पॉजिटिव आया तो अस्थमा से मर गया। तो 1 लाख लोगों का टेस्ट हमने किया, और 1 लाख में जो भी X संख्या लोग मरे, अब 2 लाख टेस्ट कर दिए तो ऑटोमेटिकली डेथ 2x हो गई। बिल्कुल केस भी बढ़ेंगे टेस्ट करने से, और नंबर ऑफ डेथ भी काउंटिंग बढ़ेगी। ठीक है। पेशेंट किससे मर रहा है उनको उससे मतलब नहीं है, उसके पहले कोरोना टेस्ट होता है, और ये टेस्ट इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि 2% से 40% पॉजिटिव आएगा। इंदौर में बेशक से आप नेगेटिव हो तो भी बेशक इंदौर में पानी का सैंपल पॉजिटिव आया है। वाटर एक टेक्नीशियन ने 20 वाटर सैंपल भेजे, 20 वाटर सैंपल, 19 पॉजिटिव आए। भाई मतलब बड़े लेवल पर गोलमाल ये चल रहा है। आप सोचिए, पपीता पॉजिटिव आ रहा, अनानास पॉजिटिव आ रहा, चिड़िया पॉजिटिव आ रहा, पानी पॉजिटिव आ रहा, तो कौन सा टेस्ट है ये? तो फिर इंसान तो पॉजिटिव आना ही तो ये बाई चांस है ना। बिल्कुल। जैसे कि मैंने एक नया टेस्ट बनाया, मान लीजिए मैंने एक नया टेस्ट बनाया कि हम ये 3 लोग बैठे हुए हैं, सबके जेब चेक की जाएगी, जिसके पास 5 रुपए का सिक्का है वो कोरोना पॉजिटिव है भाई। तो 2-4 लोग मिल जाएंगे जिसके पास 5 रुपए का सिक्का है वो कोरोना पॉजिटिव हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टेस्ट बन गया। तो ये इस प्रकार का एक बाई चांस वाला टेस्ट है, ये बाई चांस किसी के पॉजिटिव आ जाएगा।
जी। अब सोचिए आप चिड़िया पॉजिटिव आया, अनानास पॉजिटिव, पपीता पॉजिटिव और पानी पॉजिटिव, तो आप कैसे इस टेस्ट को रिलायबल मान सकते हैं? और उसी टेस्ट के आधार पर सरकार क्वारंटाइन कर रही है, आइसोलेशन कर रही है, बोल रहा है आप 14 दिन तक बंद रहो, किससे मिलना नहीं है। चलिए मान नंबर लेते एक। हैं। और इसके बाद जो मौत बढ़ाने का तरीका और बताते हैं। जो कोई आदमी है 70 साल का आदमी है, उसको कोई तरह की बीमारी होती है, कई तरह की मेडिसिन चलती है, आपके घर में कोई बुजुर्ग होगा, कई तरह की दवाई चलती है, उसको पॉजिटिव आ गया, उसको बंद कर दिया, ना उससे कोई मिल सकता है, परिवार का आदमी नहीं मिल सकता, वहाँ डॉक्टर भी देख नहीं रहे दूर से। एक बुजुर्ग आदमी को बहुत सारे सहायता की जरूरत पड़ती है, वहाँ पड़ा मर जाएगा, तो बोले जी कोरोना से मर गया। फिर WHO का एक ट्रायल है, उसका नाम दिया है क्लिनिकल ट्रायल। उसमें 4 ड्रग्स ये यूज करते हैं। रेमडेसिविर होती है, रिटोनाविर, लिपोनाविर कॉम्बिनेशन होता है, इंटरफेरॉन बीटा 1 अल्फा है और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है। चारों ड्रग्स डेंजरस ड्रग है, इन चारों ड्रग्स से ही लोग मरते हैं। जो रेमडेसिविर है, इबोला का ट्रीटमेंट में दी गई थी, इबोला का ट्रीटमेंट में पेशेंट मरने लगे, ठीक है, तो फिर उसको बंद कर दिया गया अमेरिका में। ठीक है, वही मेडिसिन अब कोरोना के ट्रीटमेंट में दी जा रही है एज ए इन्वेस्टिगेशन, एज ए एक्सपेरिमेंटल ड्रग। ठीक है, तो मालूम मतलब पड़ेगा- जानलेवा दवाइयाँ ही दवाई patients दिया को दी जा रही ठीक है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का साइड इफेक्ट होता है कि हार्ट अटैक करता है। ये हार्ट रेट कम करता है, कम करते करते हार्ट आपका काम करना बंद कर देता ठीक है। है। आपने किसी को ओवरडोज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे दी है, वैसे मर जाएगा, 1-2 तो मरेगा 100 में से। इंटरफेरॉन बीटा 1 ऐसी दवाई है जो सुसाइड टेंडेंसी लेके आती है। आपने पढ़ा होगा अखबार में कि कोरोना का ट्रीटमेंट चल रहा था और आदमी छत से कूद गया, वो इंटरफेरॉन बीटा दी होगी उसको, और इंटरफेरॉन बीटा का साइड इफेक्ट है कि वो बंदे को सुसाइड लेके आता है, थॉट्स लेके आता है, और वैसे बंदा विचार उसके मन में भर हाँ देते हैं। वो दवाई कर देती है उसकी मजा, जी। तो उससे मर गया। तो वो ही नहीं बताया कि सुसाइड से मरा, वो कह कोरोना से मरा। आदमी चाहे टीबी से मरे, चाहे अस्थमा से मरे, चाहे सुसाइड से मरे, चाहे एक्सीडेंट से मरे, चाहे ब्रेन ट्यूमर से मरे। गुजरात में एक बच्चा था ब्रेन ट्यूमर से मरा, उसको 3 महीने पहले डॉक्टर ने बोल दिया घर ले जाओ, लेकिन जब एंड टाइम पर दोबारा लाए टेस्ट हुआ कोरोना पॉजिटिव, या कोरोना से मरा। ठीक है, तो एक्सीडेंट से मरे, अस्थमा से, टीबी से, किससे मरे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव आ गया है, तो उसके कॉज ऑफ डेथ इज कोरोना लिखा जा रहा है। उसके लिए डॉक्टर्स को इंसेंटिव मिलता है। जी सर, ये सब बातें मुझे समझ में आ रही हैं, लेकिन जैसा कि भारती जी ने सवाल शुरुआत में ही कहा था कि क्या हमारा लोकतंत्र इतना कमज़ोर क्यों है, हमारी सरकारें इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती हैं, बाहर देश में बैठे लोगों को हम पर इतना हावी क्यों होने दिया जा रहा है? जब भारत आज़ाद हुआ था तब $1 1 पौंड 1 रुपया बराबर था। शायद आपके दर्शकों को जानकारी नहीं हो, $1 1 पौंड 1 रुपया बराबर था। बिल्कुल, आज $1 70 रुपये का, बिल्कुल, यानी कि हमारी कहने के लिए हमने ग्रोथ की है। अमेरिका के सामने हमारी इकोनॉमी 70 गुना कम हुई है। आप देखिए, बिल्कुल, रुपया तो ताकत है ना, आपकी इकोनॉमी की ताकत किससे होगी? जी, यानी कि आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे, आप कहने के लिए ग्रोथ कर पा रहे हैं, पर एक्चुअल में आपकी इकोनॉमी 70 वर्ष से डाउन ही जा रही है। हम लोग उधार ले लेके काम चला रहे हैं। भारत सरकार अलग अलग एजेंसी उधार लेती है, उससे काम चलाती है। उधार भी वो अपनी शर्तों पर देते हैं। बिल्कुल। तो मैं जल्दी कुछ सवाल करूंगा जी। एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, भारत की जो अपनी डॉक्टरों की संस्थाएं हैं या अपने स्तर पे जो डॉक्टर काम कर रहे हैं लाखों की तादाद में है, क्या वो भी इतनी सामने कुछ देख के आंख बंद करे बैठे हैं? डॉक्टर्स का गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना रखे हैं इस बीमारी के दौरान कि डॉक्टर्स को सिर्फ ये दवाई लिखनी है। 4 दवाई के नाम दे दिया, आपको कोई पेशेंट आएगा कोरोना पॉजिटिव आया तो आपको ये दवाई ही देनी है, इसके अलावा आपको कोई और दवाई नहीं देनी है। तो डॉक्टर्स उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, ये बीमारी के बारे में सही और गलत बताने में दवाई देना अलग बात है, लेकिन बीमारी की जानकारी तो हो ही गई है। जब ये कॉमन सी चीज़ें आपने जो बताई हैं कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन डॉक्टरों को तो गहरी चीज़ों की जानकारी होगी। तो क्या पूरे देश में जो डॉक्टरों के लिए संस्थाएं काम करती हैं वो कोई नहीं बोल रहा है? और दूसरा, डॉक्टर साहब इसका आगे मेरा सवाल है, आप इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। आगे सरकार जो करने जा रही है वैक्सीन, इस वैक्सीन के बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या मामला है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या इफेक्ट्स हैं, क्यों सरकार जाना चाह रही है वैक्सीन की ओर? जी, ये बड़ा सवाल है। हाँ, तो जहाँ फर्स्ट आपका सवाल है डॉक्टर्स की एसोसिएशन का, तो डॉक्टर्स की एसोसिएशन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है। डॉक्टर्स वैसे भी बहुत बिजी रहते हैं, तो इनका एसोसिएशन से डेली मीटिंग करना ऐसा नहीं होता है। कुछ डॉक्टर्स आए हैं सामने, और मैं आपको बताऊं, मार्च में अप्रैल में मेरे कुछ कलीग्स थे, वो उन्होंने जनता को समझाना शुरू किया। मार्च अप्रैल की बात बता रहा हूँ। जब मैंने अपने फेसबुक पे लिखना शुरू किया तो हजारों की संख्या में गाली उसमें लोगों ने मुझे लिखी। अब तो वो लोग पॉजिटिव कमेंट, वही लोग जो पहले गाली लिख रहे थे अब पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, अब वो समझ पा रहे हैं। जी, जब उन्होंने अपने पेशेंट को बताना शुरू किया तो कई पेशेंट ने उनसे झगड़ा कर लिया
डॉक्टर से, अरे यार तुम क्या देखो ना टीवी वाला क्या बता रहा है, सरकार क्या बोल रही है, पीएम क्या बोल रहा है, हेल्थ मिनिस्टर क्या बोल रहा है, हेल्थ मिनिस्टर क्या बोल रहा है, पीएम क्या बोल रहा है, मीडिया क्या बोल रही है, इटली में इतने मर रहे हैं, वहाँ हो रहा। अब वहाँ डॉक्टर्स का पेशेंट से झगड़ा शुरू हो गया। अब वो समझाना चाह भी रहा है, तो उसने 2 4 10 दिन समझाया, फिर उसने चुप हो गया, यार समझाने से फायदा नहीं है, समझाने से तो पेशेंट और मुझे गाली दे के जा रहा है। तो हर आदमी में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो गाली खा भी समझा सके। नंबर एक। दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछी थी कि भाई क्या, हाँ वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन के 2 अलग अलग कंसेप्ट है। एक तो वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात करेंगे, तो वैक्सीन बनता किससे, वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो वैक्सीन में एक होता है एल्यूमिनियम यूज करते हैं जो बहुत टॉक्सिक होता है। वैक्सीन एक होता है मरकरी। आपको ध्यान होगा कि मरकरी के बल्ब आए थे, बिल्कुल मरकरी के बल्ब, लेकिन वो आजकल नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? वो बैन कर दिए गए। क्यों बैन कर दिए? मरकरी अगर एक बूंद चली जाए शरीर के अंदर, मान लो कोई घाव लगा हुआ है, एक बूंद अगर मरकरी चली गई तो आपकी डेथ हो जाएगी। बिल्कुल है ना, वो इतना टॉक्सिक है। वो टॉक्सिक सब्सटेंस वैक्सीन में होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। इसके अलावा जो वैक्सीन जो बनता है वो ह्यूमन फीटल सेल लाइन से बनता है, यानी कि जो इंसान के भ्रूण को निकाल के उसकी सेल लाइन्स को निकाला जाता है, उससे बनता है। ठीक है। उसके अलावा जो गाय का भ्रूण होता है उससे बनता है। गाय का मांस यूज होता है, गाय का चर्बी जो होती है, गाय की हड्डी होती है, सुअर का मांस, सुअर की चर्बी, घोड़ा भी होता है इसमें इस्तेमाल। ठीक है। तो उन सब हम अपने शरीर में क्यों किसी और सेल लाइन्स का इस्तेमाल करें? मंकीज, मान लीजिए मंकी सेल लाइन्स यूज कर रहे हैं, तो हम क्यों अपने शरीर के अंदर मंकी सेल लाइन्स को यूज करें? बिल्कुल ये भी एक बड़ा इशू है। हो सकता है कल को हमारी बॉडी के अंदर इसमें कोई इस प्रकार के चेंजेस आ जाए। एक बात तो ये है। दूसरा बात एथिकल इशू है। बहुत सारे कंट्री में इसका विरोध हो रहा है। बहुत सारे देशों ने मना कर दिया, नागरिकों ने हम नहीं लगवाएंगे। जी। ठीक है। हाँ। अब इसका जो खेल जो इनका असली है वो वैक्सीन के बहाने क्या करेंगे, ये आपके शरीर में क्वांटम टैटू लगाएंगे। ये क्वांटम टैटू? हाँ, ये क्वांटम टैटू जो है एक इनविजिबल टैटू लगेगा आपके बॉडी में चिप के माध्यम से। जी। उसमें क्या होगा कि आपको डिफरेंशिएट करेगा कि भाई इस आदमी ने वैक्सीनेशन, तथा बात वैक्सीन की कर रहे हैं वो लोग। बात हो रही है आईडी की। ठीक है। वो बताएंगे भाई इस आदमी ने वैक्सीन लगवा दिया है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मान लीजिए 2 लोग आ रहे हैं, एक ने वैक्सीन लगवाया, एक ने नहीं लगवाया, तो कैसे पता लगाएगा सरकार? या कोई आदमी को चेक करने बैठा दिया, जी। तो क्वांटम टैटू चिप लगेगा आपके ऊपर। ठीक है। उसके बाद एक मशीन से वो उसकी टेस्टिंग होती है, जिससे हम कोई बारकोड टेस्ट करते हैं, उस टाइप की लेजर से उसका टेस्टिंग होगा। तो जिसके पास वो क्वांटम टैटू चिप है जी। वो ही घर से बाहर जा पाएगा, वही काम कर सकता है। अब सेकंड लॉकडाउन लगने वाला है, ये बात मैं 3 महीने से कह रहा हूँ कि लॉकडाउन लगने वाला है। बिल्कुल। अब शुरुआत दिखने भी लगी है। अब शुरुआत हो गई है। पहले लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, अब लोगों का नहीं, सही बात कर रहे हैं। तो अब जब लॉकडाउन लगेगा, सबको घर में बंद कर दिया जाएगा, वो ही बाहर निकलेगा जिसके पास वो डिजिटल सर्टिफिकेट होगा। तो ये तो एक तरीके से गुलामी हो गई। बिल्कुल। यहाँ तक कि नीता अंबानी ने, जो नीता अंबानी ने 4 महीने पहले ट्वीट किया था कि हम भारत के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल सर्टिफिकेट देने में सक्षम हैं। और हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। 138 करोड़ लोगों को डिजिटल सर्टिफिकेट देना है। ऐसे तो सर्टिफिकेट कोई लेगा नहीं। जब देश बंद हो जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, आपके पास घर वो खाने का पैसे नहीं है, आपको काम पे निकलना ही है हर हालत में, आप बोलोगे भैया तू जो करना कर दे, भैया मुझे काम पे जाने दे। बिल्कुल बिल्कुल। है ना जी। तो जो करना करते मेरे शरीर के साथ में, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं तो काम पे जाऊं। तो वो आपको इनडायरेक्टली फोर्स किया जा रहा है। ठीक है। आप फ्लाइट में नहीं जा सकते, आप ट्रेन में नहीं बैठ सकते, आप वर्क प्लेस में जा सकते, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, जब तक कि आपके पास वो डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं होगा। यानी कि वो इनडायरेक्टली आपको फोर्स करेंगे। उस सर्टिफिकेट में आपका आईडी होगा, उस डिजिटल आईडी से आपके बैंक अकाउंट लिंक होंगे। उसके बाद जितना भी कैश ट्रांजेक्शन जो होता है, नोट है, नोटबंदी दोबारा होगा, सारे नोट बंद होंगे, ओनली डिजिटल करेंसी चलेगी। और इसका जो सारा कंट्रोल है वो जो बिग एलाइट्स से उनके पास रहेगा। वो जब चाहेंगे आपका कंट्रोल ऑन करेंगे, कंट्रोल ऑफ करेंगे। ये उनका एक पूरी दुनिया को गुलाम बनाने का एक गेम चल रहा है। पूरी दुनिया को गुलाम दुनिया उसका ही, उस षड्यंत्र का, उसी का गेम है, उसी का ये तथाकथित कोरोना महामारी, तथाकथित। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? डॉक्टर साहब की बातें सुन के मेरे ख्याल से आपका भी दिमाग हिल गया होगा, मेरा भी हिल गया। बिल्कुल हिला है। तो मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ये क्या ऐसा संभव है, ऐसी कोई चिप लगना ह्यूमन बॉडी में? क्या ऐसा संभव है? हाँ, मैं आता हूँ। इस चिप को जो अलग अलग नाम होता है, एक तो क्वांटम टैटू होता है, एक होता है RFID चिप, रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी चिप। रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी चिप दुनिया में कई देशों में जानवरों पर लगा चुके हैं।
वो जानवरों को टेस्टिंग करते हैं, जैसे आपके गाय है, कुत्ता है, पालतू जानवर है ना, तो उनके शरीर में लगाते हैं, आप वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उनकी टेस्टिंग ये तो दुनिया में कई देशों में चल रहा है। ठीक है। ये चिप लगाई जा रही है, ठीक है। अभी आपके एक साइंटिस्ट है और जिसकी कंपनी है न्यूरालिंक, एक कंपनी है न्यूरालिंक, अमेरिका में है। उसने बकायदा बंदरों पे एक्सपेरिमेंट किया है कि एक चिप लगा करके पूरे बंदर की कार्य प्रणाली को नियंत्रण में लाया जाए कंप्यूटर के माध्यम से, पूरा कंट्रोल किया गया है। पूरा। तो उसके पीछे यहाँ चिप लगाई गई और चिप लगा करके उन्होंने अपने कंप्यूटर से उसको ऑर्डर किया, तो बंदे ने वही काम किया। कमाल की बात है। एक न्यूरालिंक कंपनी है, ये एलन मस्क की कंपनी है। हाँ। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया में चल रहे हैं और उनका यह मानना है कि अगर बंदर के हो सकता है तो इंसान के भी हो सकता है। बिल्कुल। अब वो चिप चाहे तो यहाँ पर लगाए, चिप यहाँ पर लगाए, कैसे नियंत्रण में लाना चाहता है ना, तो वो इस प्रकार से आपको नियंत्रण में ले सकता है। कुल मिलाकर के कहना ये चाह रहे हैं, साइंस इस लेवल तक पहुंच चुकी है। हाँ। आप देखिए, आज एक मोबाइल से हम एक ग्रुप में कोई मैसेज डालते हैं तो एक मैसेज आपका उस ग्रुप में 200 लोगों के सबके पास पहुंचता है। बिल्कुल। आपने एक ही बार डाला ना जी, और 200 के पास पहुंच गया वो, यानी कि टेक्निक तो आएगी ना। तो आज की तारीख में साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, उनकी साइंस, हमारे पास तो साइंस के नाम पर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। हम तो साइंस के नाम पर सिर्फ यूजर्स हैं, मोबाइल यूज करते हैं, बनाते नहीं है, जी, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनके पास साइंस इतनी एडवांस है कि वो ये सोच चुके हैं कि अब हमको कैसे नियंत्रण में लेके आना है। इसलिए एजेंडा 2030 है, 2030 तक वो सबको गुलाम बनाना चाहते हैं। ठीक है। गुलाम माने कि चलते फिरते इंसानी रोबोट्स। बिल्कुल, उनका ये मानना है कि इंसान की आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ। और हमें इतने इंसान की आवश्यकता नहीं है। हाँ। और इंसान जो है वो संसाधनों का फालतू वेस्ट कर रहा है। तो जी। एक उन्होंने न्यू कमांडमेंट्स निकाले हैं, इसको बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है। इस न्यू वर्ल्ड के ऑर्डर के हिसाब से दुनिया की आबादी को 50 करोड़ करना है, ये वो लक्ष्य बनाया है उन लोगों ने। ठीक है। यानी कि 800 करोड़ में से 750 करोड़ को खत्म करना है, उनकी आवश्यकता नहीं है उनके हिसाब से। ठीक है। तो वो गुलाम बना के आपके शरीर में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग ड्रग्स, अलग अलग पॉइजन्स डाल के आपको मारेंगे। कपिल जी, कोठारी साहब की इस बात पर क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है इस मामले में? एजेंडा 2030 कोई कंस्पिरेसी थियरी नहीं है, ये पिछले 20 साल से चल रहा है। कैशलेस का एजेंडा बहुत पुराना है, ये माइक्रो फाइनेंस के साथ ही शुरू हुआ, जिसमें इन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया, गाँव तक ये पहुँचे, उनको बैंकिंग सिस्टम में लाने, फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पे इन्होंने ये बहुत कुछ किया और बैंकों का पूरा जो मायाजाल फैला। इसके अलावा ये स्मार्ट सिटीज़ की बात जो मोदी जी कर रहे हैं, ये भी एजेंडा 2030 का हिस्सा है। नीति आयोग जो है पूरी तरह से समर्पित है, जो एजेंडा 2030 को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा है, जिसको अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिस पे कब्जा कर चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पूंजीपतियों का एक गिरोह है, जिसमें बिल गेट्स और रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर जैसे लोग बैठे हैं। तो एजेंडा 2030 खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट कर रही है, नीति आयोग के थ्रू, पीएमओ के थ्रू और सारे मंत्रालयों के थ्रू, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हैं। और इसमें जैसे मैंने बताया, आपके डिजिटल आईडी के अलावा ब्लॉकचेन तक आती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो भी इसमें आ जाता है। इसके अंदर स्मार्ट सिटीज़ आ जाती हैं, स्मार्ट सिटीज़ की बात। तो एक पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, एक सर्वेलेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन में तो यहाँ तक फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के लिए खास एक इन्होंने इंस्टॉलेशंस भी की हैं, 900 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन में ये कर रहे हैं। तो ये एजुकेशन को पूरा चेंज किया जा रहा है, डिजिटल एजुकेशन लाई जा रही है। तो एजेंडा 2030 किसी तरह से कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा था, जिसको बाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कब्जा कर लिया है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अब इसको पूरी दुनिया पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये एक सच्चाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी जी संदीप जी, वाकई मेरा तो दिमाग खिल चुका है। आप? हाँ जी, बिल्कुल दिमाग हिल चुका है। अब डॉक्टर साहब से हमें जानना चाहते हैं कि इस कॉन्स्पिरेसी में के सारी पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हैं। हमारा अरविंद केजरीवाल को मानते थे कि खिलाफत करते हैं, और देश में क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, क्या सभी को खरीद लिया गया है? और डॉक्टर साहब, इसका आगे सोल्यूशन क्या होगा? किस तरीके से जनता इसको ले और किस तरीके से सोल्यूशन की ओर बढ़े? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात, हमने जब बात कहनी शुरू की फरवरी, मार्च, अप्रैल में, तो मुझे लगा कम से कम कोई तो पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी। मुझे खुद उम्मीद थी कि कोई तो बोलेगा कम से कम, इतनी देश में पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई नहीं इस पे बोल रहा है। इसका मतलब या तो उनको कोई प्रेशर है या वो शामिल है, दो ही बात हो सकती है। बिल्कुल। या फिर तीसरी बात ये हो सकती है कि वो अनभिज्ञ है इन सब चीज़ों से। अब अनभिज्ञ तो हो नहीं सकते, क्योंकि मैंने खुद ने 500 ईमेल किए, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 500 ईमेल किए। देश के प्रत्येक मुख्यमंत्री को ईमेल किए, हेल्थ मिनिस्टर को ईमेल किए, केजरीवाल साहब को किए, केजरीवाल साहब की पार्टी को कई लोगों को फ़ोन भी किए, हमने समझाने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद मेरे पास एक भी ईमेल का जवाब नहीं आया। आप वंडर करेंगे, 500 ईमेल के बाद एक भी ईमेल का जवाब नहीं आया। तब मुझे लगा कि यार ये सब मिले हुए हैं।
कम से कम कोई तो जवाब देता ना। अगर आपको पता है कि यार ठीक है, उनको पता है सब ठीक चल रहा है ना। बिल्कुल। अगर किसी को कोई नई जानकारी मिलती है, किसी को जानकारी नहीं होती, वो जरूर फोन करता है कि डॉक्टर साहब ये क्या बोल रहे हो आप, हमें समझ नहीं आ रहा, आपने बुलाया ना, तो वो जरूर पूछता है आपकी क्या मैटर है, बताओ हमें। बिल्कुल। इसका मतलब ये सब लोग इस षड्यंत्र में शामिल है। ठीक है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला करके, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल तो सर, करके, अगर ये षड्यंत्र में सारी राजनीतिक पार्टियां मिली हुई हैं तो षड्यंत्र से बचा कैसे जाए? देखिए इसके लिए आपको और हमको सबको सड़कों पे आना पड़ेगा, सबको विरोध करना पड़ेगा। अभी डेनमार्क की बात करते हैं तो डेनमार्क की जनता सड़कों पे आ गई, उसने विरोध किया कि हमें ये वैक्सीनेशन नहीं चाहिए, ठीक है। स्पष्ट रूप से। तो वहाँ की सरकार को झुकना पड़ा और वैक्सीनेशन को प्रोग्राम को बंद करना पड़ा। इस कोरोना की बात कर रहा ठीक है। हूँ। जर्मनी में लोग सड़कों पे आ रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में। ब्रिटेन में सरकार में, अमेरिका में लोग तो पिस्तौल लेकर निकल रहे हैं, पिस्तौल राइफल लेकर के जो उनके गवर्नर के हाउस में जाके कब्जा कर रहे हैं। तो आपको और हमको सबको मिलकर के पहले तो जो लोग जागरूक नहीं है उनको सच्चाई बतानी है, ठीक है। और उन सबको साथ लेकर के सड़कों पे आकर के विरोध करना है। पार्टी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमें ये कोरोना नहीं चाहिए, इसका हमें वैक्सीन नहीं चाहिए, हमें किसी प्रकार का डिजिटल आईडी नहीं चाहिए। हम सब कुछ नॉर्मल फ्लू है, हमें इसके लिए किसी की चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस चीज़ को सड़कों पे निकल के आप विरोध करके सरकार से मांग करेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। जी। एक आखिरी सवाल है जी। अगर क्वांटम टैटू लगाने की बजाय सिर्फ वैक्सीन लगाने की सरकार बात करेगी, क्वांटम टैटू का हमने कहीं सुना नहीं है। और दूसरा, अगर क्वांटम टैटू या कोई ऐसा कुछ किया जाता है तो अनिल विज जैसे कह रहे हम पहले लगवा लेंगे, उससे पहले देश के सारे डॉक्टरों को लगवाया जाएगा, उससे पहले सुरक्षा बलों को लगवाया जाएगा। तो हमारे से तो ज़्यादा जानकारी डॉक्टरों के पास है, क्या वो ऐसा रोबोट बनना पसंद करेंगे? और दूसरा, क्या ये राजनेता जो है ये रोबोट बनना पसंद करेंगे? तो इस बारे में डॉक्टर साहब को क्या लगता है? जी। अच्छा, एक बात बीच में और बताना चाहूँगा कि ये मैंने एक बुक भी लिखी है इसके ऊपर, जी। कोरोना पैंडेमिक स्कैंडल, द बिगेस्ट स्कैम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। बिल्कुल। ये पैंडेमिक स्कैंडल है और दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट स्कैंडल है अब तक की मानवता का। ठीक है। इसमें मैंने 188 प्रश्नों का उत्तर दिया है। जिसके दिमाग में जो सवाल है वो सब इसमें हमने उत्तर देने की कोशिश की है। ठीक है। अब आपका जो सवाल है कि क्या ये लोग लगवाना पसंद करेंगे, भाई एक इसके पहले आपने एक शब्द यूज़ किया कि क्वांटम टैटू की बात आपने नहीं सुनी, तो मैं आपको बताऊं कि आप डॉक्टर हर्षवर्धन का ट्वीट देखिए। कब का ट्वीट हुई, शायद ये 3-4 महीने पुराना, 3 महीने पुराना ट्वीट है। उस ट्वीट में बकायदा उन्होंने मेंशन किया है कि क्वांटम टैटू चिप लगेगा। मैं तो ये बात इंडिया में ही डेवलप हुआ है। फरवरी मार्च से कह रहा हूँ, और उन्होंने बताया है कि ये कौन डेवलप कर रहा है, उसका नाम भी बताया है, मुझे याद नहीं आ रहा है। डॉक्टर संजीव कुमार है ना, डॉक्टर संजीव कुमार को उन्होंने ट्वीट में नाम लिया है कि वो इसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। इंडिया के अंदर, ठीक है। यानी कि वो बात तो तय हो गई कि क्वांटम टैटू चिप लगेगा। अब ये क्वांटम टैटू में मतलब क्या है? मतलब वो एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके शरीर में एक इनविजिबल मार्क लगाते हैं। क्वांटम टैटू में आपको दिखता नहीं, आप किसी को पता नहीं चलेगा आपको कुछ मार्क लगा, लेकिन जैसे आप लेजर लगाएंगे या उसको रीड करने का जो भी सिस्टम लगाएंगे तो वो आपको रीड करके कंप्यूटर पर दिखा देगा। ठीक है। तो वो तो ऑथेंटिक चीज़ है। क्वांटम टैटू ऑथेंटिक चीज़ है, बन रहा है, हिंदुस्तान में बन रहा है, और डॉक्टर संजीव कुमार बना रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया है, ये 100% ऑथेंटिक है। जी। ठीक है। अब क्या है कि सर थोड़ा सा छोटे में जवाब दीजिए। हाँ, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस लगवाना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर से जानकारी बढ़ती जा रही है, और जितनी जानकारी बढ़ती जा रही है उसका विरोध भी बढ़ता जा रहा है। अब हमारे साथ पहले बहुत कम डॉक्टर्स जुड़ते थे, आजकल हमारे मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स का फोन आ रहा है जी कि सर ये तो सबसे पहले हमें लगेगा। मैंने कहा हाँ भाई तुम्हें लगेगा सबसे पहले, बिल्कुल है ना, तुम तो विरोध नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। तो अब लोगों में जागरूकता आ रही, जिसको लग रहा है कि हमें पहले लगेगा, वो अब इसका विरोध सबसे पहले शुरू करेंगे इसका, और बहुत जल्दी उनकी ओर से विरोध आएगा। एक बात जी जी सर, 15 अगस्त को अभी डॉक्टर साहब ने बताया तो मेरे ध्यान आया, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा था कि हम डिजिटल स्वास्थ्य, हाँ डिजिटल स्वास्थ्य की शुरुआत करेंगे जी। और वो कहीं ना कहीं वो जो डॉक्टर साहब कर रहे थे उसी चिप का जिक्र है। बिल्कुल। दूसरा जो है कि सारे लोग शामिल हैं, इस बात से भी साबित होता है, इन्होंने एक ऐप बनाया, राम सेतु था कि नाम, स्वास्थ्य आरोग्य सेतु। राइट। अभी किसी साथी ने उसकी RTI लगाई, उसका पता करा कि बनाया किसने। पूरी सरकार ने मना कर दिया, किसी को नहीं पता बनाया किसने। जी। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बड़े लेवल पर षड्यंत्र है। और ये जो लोग ऊपर बैठे हैं इनका कोई फर्क नहीं पड़ता टैटू लगवाने का, इन्हें तो राज करना है, इन्हें बेरा है
ये इनको ये पहले आश्वासन देते हैं कि नीचे जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, किसान जो हैं, मजदूर जो हैं, इनके ऊपर आप राज करो, अपने जो ऊपर की जो आपकी गाइडलाइन है उनको फॉलो करते रहो, राज करते रहो, देश दे जब तक दे रखा है तब तक राज करना, जब तक वो ऊपर की मानना है, नहीं तो ट्रम्प की तरह बदल देंगे। जब मोदी नाटेगा, जब मनमोहन न ले आऊंगे, जब मनमोहन नाटा जब मोदी न ले आऊंगे। और इनकी शुरुआत तो सालों से है, जैसे अभी 3 अध्यादेश 1990 से हैं, और बड़े लेवल पे WHO काम कर रहा है, वहाँ WTO काम कर रहा है, सारी की सारी चीजें जो है सारी एक के जगह पर आके मिल जाऊँ हैं जी। और कहीं ना कहीं इनका प्रति लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ये भी जैसे आने वाले समय में कह रहे हैं कि गांव के अंदर भी मास्क लगवाए कि चालान कटवाओगे पटवारियों के माध्यम से। जहां 8-7 महीने से एक भी पॉजिटिव नहीं निकल रहा, सारे टच भी आ गया, पहले करे थे प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठेगा वो कोरोना का वायरस 16 घंटे जीवेगा। लेकिन आज देखो आप प्लास्टिक कुर्सियां पर भी बैठे हैं, और आप पिछले 8 महीने से घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, अच्छी तरह से बसा में भी जा रहे हैं, उसके बाद भी जबरदस्ती आपको मास्क लगाने पर मजबूर कराया जाएगा। और मास्क जो है एक अपने आप में बीमारी है। इनकी जो हेल्थ की जो साइट है उससे पर लिख रखा है कि इनने खुद लिख रखा है कि जो है मास्क लगाना स्वस्थ आदमी के लिए हानिकारक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ है, आधी बाहर नहीं जानती, वो आधी वापस चली जा, फेफड़े ने तो वैसे कमजोर कर देगी। अगर आधी आपका वापस मास्क से टकरा के कार्बन डाइऑक्साइड जाओगी, कहीं ना कहीं जो डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि ये मौत का जबरदस्ती आप कार्बन डाइऑक्साइड भीतर ले जाने के लिए मजबूर करें, तो मौत का सौदा करने लग रहे हैं लोगों का। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब की बातों से एग्री आप कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे आज पूरा ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि लोग इसका कम से कम एक शिक्षित तरीके से विरोध करें, और तर्कपूर्ण, जैसे डॉक्टर साहब ने एक एक बात प्रमाण दिए हैं, आपको सबूत दिखाएं कि 2017 में वैक्सीन की किट खरीदी गई है, छोटे में थोड़ा सा पूरा मानना पड़ेगा, और सब लोगों को इस वैक्सीन के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और क्योंकि हम किसानों के लिए काम करते हैं, तो किसानों को भी निवेदन करूंगा, जब ये हमारे दिक्कत है, काला कानून वापस ले रहे हैं, नहीं मान रहे, हम 3 महीना तो आंदोलन में है, तो हम आने वाले दिनों में अगर सरकार हमारी नहीं माननी, तो हम भी जो है ये जो वैक्सीन का जो ये काम चला रहे हैं, कि इनके जो आका हैं उनकी कह रखे हैं कि हम 138 करोड़ लोगों का ला देंगे वैक्सीन। हम गाँव में किसी वैक्सीन वाला ने नहीं घुसने देंगे, और नहीं वैक्सीन लुआ मरना तो हमने तो भी है, गरीबी तो मरांगे हम, तो इस बीमारी तो मर जाए, सरकार की मानना। बिल्कुल ये मुझे कई लोगों ने बोली है, ये बात मुझे कई लोगों ने बोली कि हमारे गांव में कैसे घुसेगा आप देख कर। आपके गांव में कोई नहीं घुसेगा, वो तो घुसना है, तो एंट्री बार है ना, वो तो तरीका डॉक्टर साहब ने जो बताया ना, कंपेल करेंगे, हमारे को स्कूल में जाना बंद कर देंगे, हॉस्पिटल में जाना बंद कर देंगे। बच्चे जो है आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते जब तक कि वैक्सीन नहीं हो। आप किसान है तो आप अपना सामान अपनी फसल बेचने जाओगे ना मंडी में, तो आपको एंट्री अलाउड नहीं हो आपको जब तक कि आपके वैक्सीन से आपको गांव से बाहर निकाल लिया जाएगा, वो क्वांटम टैटू लगवाने के लिए। डेनमार्क की तरह, अमेरिका की तरह जैसे लोग विरोध कर रहे हैं, उसका विरोध हम आज डॉक्टर साहब ने बताया है, कल और बताएगा, उससे एक जागरूकता होगी। तो हम सरकार जब हम जीवन, और हम वैसे भी हम जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो नस्ल और फसल की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगर हमारी नस्ल खतरे में, तो फसल की लड़ाई बाद में लड़ाएंगे, पहले तो हमें बचना जरूरी है। तो इसके लिए मुझे आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर साहब, जो आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी, और आप सबका भी शुक्रिया अदा मेरी तरफ से। जी 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 जरूर, जल्दी कीजिए सर। हाँ मैं जल्दी कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। ये जो मास्क की बात निकली है, तो मास्क में छेद होता है ना, जहाँ से हवा जाती है, बिल्कुल, उस छेद की साइज होती है 300 से 800 नैनोमीटर, ठीक है, और कोरोना वायरस की साइज होती है 100 नैनोमीटर, ठीक है, यानी कि वहां से भी आराम से पास हो सकता आप समझ गए ना। एक छोटा सी बात, एक छोटा तथ्य मैंने आपके सामने रखा और आप बात समझ गए। बिल्कुल 100 नैनोमीटर का वायरस है और छेद साइज 300 से 800 नैनोमीटर। तो दुनिया का सबसे अच्छा मास्क N95 जो 450 रुपए का आता है, ये उसकी बात हो रही है। और जो 10 रुपए का मास्क होता है ना, उसकी पोर साइज 2000 नैनोमीटर होती है जी। तो वो यूजलेस चीज है, वायरस के हिसाब से यूजलेस चीज है, ठीक है, वो वायरस का प्रोटेक्शन से मतलब नहीं है। दूसरी बात जो बात कही, जो किसानों के जो मुद्दे हैं, वो भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। अभी जो 3 बिल पास हुए हैं, वो इसी षड्यंत्र गेम है। वो जो इंटरनेशनल बिग एलाइट्स हैं, वो आपकी सारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं,
ठीक है, तो उसके लिए अभी आपको देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात चल रही है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो असली मालिक तो वो बनेंगे और हम लोग सिर्फ काम करने वाले नौकर रहेंगे। ठीक है। जो किसान जो खेती का मालिक बनता जी। है वो मालिक वो वाला बनने वाला है। तो ये भी आपको लग रहा है ये मुद्दा अलग है, ये अलग नहीं है, ये उसी ही इंटरनेशनल ये भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा उसी है। का पार्ट है। तभी आपने कहा कोरोना के बीच में ही ये बिल लेके आए। अभी कहाँ जरूरत थी उनको, बाद में लिया था, ऐसी बात थी तो बिल्कुल। अभी क्यों लाए, क्योंकि ये इसी गेम का एक पार्ट है। जी, संदीप जी क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? देखिए, मैं तो आपके दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे संशय दूर हुए हैं और बहुत सारे बड़े सवाल खड़े हुए हैं इस देश की सरकार के प्रति, तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रति। तो एक जन आंदोलन की जरूरत अब महसूस कर रहे हैं। अब महसूस कर रहे हैं कि जैसे अंग्रेजों से गुलामी के खिलाफ ये लड़ाई छिड़ी गई थी, उसमें तो बंदूक पिस्तौल का इस्तेमाल करना पड़ा था, लेकिन आज तो दिमाग ही बंदूक और पिस्तौल का काम करेगा। जो डॉक्टर साहब ने ये सवाल और संशय हमारे दूर किए हैं और हमारे भीतर भी एक प्रेरणा पैदा करी है कि इस गुलामी से बचने के लिए कुछ करें, तो मैं आपके दर्शकों से अपील करूंगा, भाई अपने अपने स्तर पर आप ये सारे सवाल आप सरकारों से और इन तमाम मेडिकल जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनसे करें। और ये हमने जितने पूछे, जैसे मास्क के बारे में आपने क्लियर होगी बात कि वो तो वायरस बचाता नहीं है, तो आपके चैनल से भी मैं अपील करूंगा कि फिलहाल है ना हमारे पास एक बहुत बड़ा एक वो है, अपने अस्तित्व पे संकट है, तो इसी पे फोकस करें और अगले कुछ दिन कुछ महीने इसी पे लगाएं, तो मैं समझता हूं कि हम एक अच्छा जो एक नागरिक होने का कर्तव्य वो निभा पाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके के तथ्य डॉक्टर साहब ने हमें बताए हैं, दिमाग में बड़े सवाल पैदा कर देते हैं और इसके साथ साथ जवाब एक ही मिलता है कि आने वाला जो समय है उसमें, आने वाले समय में जो लड़ाई है अब वो हथियारों से नहीं, केवल आपकी समझ से लड़ी जाएगी। तो जल्दी से समझदार हो जाइए। कपिल जी क्या कहना चाहेंगे आखिर में? जी, मैं ये कहूँगा कि ये षड्यंत्र जो है ये इसको बहुत हद तक अमेरिका में, यूरोप में, यूके में लोग समझ गए हैं, इसीलिए वो सड़कों पे आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े क्राउड्स हैं जो आपको, उन्होंने रैलियां की हैं। भारत की 100 करोड़ की जनता आज तक एक 10,000 की रैली नहीं कर पाई है। तो ये स्थिति है भारत में किस हद तक कंप्लायंस है इस पूरे फ्रॉड के प्रति। तो भारत में हमें समझ बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत तगड़ी सेंसरशिप हो रही है। यूट्यूब आपके वीडियोस हटा रहा है, फेसबुक आपके वीडियो, पूरी दुनिया में हो रहा है। तो जो लोग इसमें सच्चाई को फैला रहे हैं उनको दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोग मिल सकें आपस में और ये एक दूसरे को बता सकें। और हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश को बहुत अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी कोविड-19 को लेकर के हमारी कुछ खास चर्चा, जिसमें बहुत सारे तीखे सवाल उभर कर के आए हैं हमारी सरकार के खिलाफ और हमारे प्रशासन के खिलाफ। अब इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे सिर्फ हमारी समझदारी से। तो आगे भी इसी तरीके की चर्चाएं मैं आपके सामने लेकर के आती रहूंगी, इसी तरीके के तीखे सवाल लेकर के आपके सामने आती रहूंगी। जिसे देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।